हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, ये जो हमने लास्ट टाइम पेपर किया था जुलाई 2016 का पेपर 2 नेट का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। इसके 35 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और आगे के 35 क्वेश्चन वाला वीडियो आज मैं लेके आई हूँ। अगर ये पहले वाले आप लोगों ने देखने हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप लोग ये 35 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना। और अब जो हम कर रहे हैं वो 36 से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक पहले कर दो, है ना। अच्छा लगता है बस इसलिए बोलती हूँ, लाइक कर दो। और अपन अभी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 36 क्वेश्चन देखिए, हमको सीक्वेंस अरेंज करना है, कौन सा मंदिर कौन सी चीज़ पहले और कौन सी बाद में। सूर्य मंदिरों के सही क्रम लिखिए। ये चारों जगह पे सूर्य मंदिर है ना, लेकिन कौन सा पहले बना है और कौन सा बाद में, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो 4 जगह हैं: मोटेरा, ओसियां, मारतंड, कोणार्क। मोटेरा का ठीक है, बात करते हैं मोटेरा का टेम्पल। मोटेरा का टेम्पल गुजरात का है। ओसिया का टेम्पल राजस्थान में है। मारतंड टेम्पल जम्मू कश्मीर में है। कोणार्क टेम्पल ओडिशा में है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉर्थ से साउथ में, ये सूर्य के ये टेम्पल्स को नॉर्थ से साउथ के बीच में आपको जमाना है। एक बार नेट में ये भी आया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इसलिए बोल रही हूँ कौन सी जगह कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि किसका निर्माण सर्वप्रथम हुआ। तो सबसे पहले सबसे पुराना जो हम कहेंगे, क्योंकि देखिए मोटेरा टेम्पल जो गुजरात का है वो 11वीं शताब्दी में बना है। ओसिया टेम्पल 10th सेंचुरी 10वीं शताब्दी में बना हुआ है। मारतंड टेम्पल जो है वो सर्वप्रथम, मतलब बोलेंगे पूरा प्राचीन 8th सेंचुरी में बना है, ठीक है। तो मारतंड टेम्पल सर्वप्रथम देखो काय में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ओसिया टेम्पल 10 पहले है और मोटेरा बाद में, तो ये सेकेंड वाला वो सही है ना। ये 8th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी और कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो 13वीं शताब्दी है ना, 13th सेंचुरी, ठीक है, उड़ीसा में है वो। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 37 पे। ये आर्टिस्ट हैं, इनको भी हमको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, कौन पहले का कौन बाद में। बात करते हैं, देखो क्या लिखा है: जियोटो, लूका डेला रोबिया, रोडिन और नैम जून पैक, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे जियोटो सर्वप्रथम रहेंगे, क्योंकि 1337 में कहते हैं ना, 14वीं शताब्दी में इनकी डेथ हो चुकी थी, है ना। इनका बर्थ तो ध्यान नहीं है, ज़्यादा कहीं मिला नहीं है शायद कि क्या, लेकिन उस समय तो जियोटो सर्वप्रथम सबसे पहले के हैं। आपको पता है गोथिक कलाकार हैं, है ना, जियोटो। और जिनको हम हाई रेनेसांस का स्टार्टिंग मतलब टाइम भी कहते हैं कि उनने शुरुआत करी थी, ठीक है। तो जियोटो सर्वप्रथम। फिर आते हैं लूसा डेला रोबिया, ये भी इटालियन स्कल्पचर हैं। इनका टाइम देखेंगे 1400 से, तो यही वाला दिख रहा है मुझे, तो ये वाला सही दिख रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर आते हैं हम ऑगस्ट रोडिन, फ्रेंच के, ये भी फ्रेंच स्कल्पचर हैं। इनका टाइम अब मॉडर्न अपन 19वीं शताब्दी पे ले आओ, वहाँ तक ये दोनों 14वीं 15वीं शताब्दी के थे। रोडिन, ऑगस्ट रोडिन जो है बहुत फेमस स्कल्पटर हैं। ये 1840 के जन्म है इनका, तो ये उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। ऑगस्ट रोडिन के स्कल्पटर जो हैं फेमस, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जो है द थिंकर है, द किस है, बहुत सारे हैं, है ना। तो कुछ जो है आपको मेन याद रखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे स्कल्पचर हैं। नेम जून पाइक ये और मॉडर्न है, ये 20वीं शताब्दी के आर्टिस्ट हैं। 1932 का ले लें आप, 20वीं शताब्दी के आर्टिस्ट हैं। इनकी डेथ अभी 2006 में ही हुई है। और नेम जून पाइक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, और ये फादर ऑफ, मतलब इनके नाम से ये ले लो, जो वीडियो आर्ट रहता है ना, उसके जनक कहे जाते हैं नेम जून पाइक, है ना। तो इनका नाम उससे आप याद रखना, ये नाम है तो मुझे याद आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखें। अच्छा क्या लिखा है ये, हाँ, बिफोर क्राइस्ट से आफ्टर डेथ, मतलब उनके निष्पादन का सही क्रम लिखिए, मतलब कौन सा पुराना और कौन सा बिफोर क्राइस्ट। देखिए कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं कि जो इससे लेके एडी तक का समय, इसमें मतलब कौन सा पहला बना और कौन सा बाद में। ये इसके लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ बीसी दे रखा है वो पहले का है और एडी मॉडर्न होता है। आपको ये टाइमलाइन देखना बहुत ज़रूरी है, आपको ये कन्फ्यूजन तो मतलब बहुत
छोटा हो गया। आपको इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसका मतलब यही है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि पहले कौन सा बना, मतलब जो बिफोर क्राइस्ट वाला समय है उस समय क्या चीज़ बनी, और आफ्टर डेथ वाला समय जो है उस समय क्या बनी। तो देखिए बहुत सारे हमारे पास ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अपोलो मॉन्यूमेंट या स्कल्पचर ले लो, कुछ एक आध मॉन्यूमेंट दिख रहा है मुझे। कोलोसियम दिखा था, अपोलो बेल्डेवरे, द कोलोसियम, डिस्कोबोलोस और वीनस ऑफ मीलो। ठीक है, तो ये सब किस समय पे बने हैं? एक बड़ा स्कल्पचर है, वो है आर्किटेक्चर है, और बाकी इसके स्कल्पचर्स हैं। तो ये कब, कौन सी चीज़ कब बनी थी? तो देखिए मुझे सर्वप्रथम जो दिख रहा है वो दिख रहा है ग्रीक के स्टार्टिंग, जो कौन सा, ये वाला डिस्कोबोलस है ना, डिस्कोबोलस दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे अपन? अपोलो बेल्डेवरे, डिस्कोबुलस मतलब जिसको डिस्कस थ्रोअर भी कहते हैं, है ना। आप हिंदी का मुझे याद नहीं आ रहा, मायरन का जो बनाया हुआ था, ये जो टाइम था इसका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। मतलब ये सबसे पुराना ग्रीक का जो एंशिएंट पीरियड उस समय बना था ये। फिर अपोलो बेल्डेवरे बना था जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बना था। आर्टिस्ट मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, लेकिन ग्रीक का स्कल्पचर है। उसके बाद जो है आपका एक मिनट, वीनस ऑफ मिलो, बिल्कुल वीनस ऑफ मिलो जो है उनने बनाया था एलेक्जेंड्रोस ने, और हेलेनिस्टिक पीरियड का है ना। जबकि ये जो है ग्रीक का क्लासिकल एज जिसको कहते हैं, और एंशिएंट एज जो इसमें बना हुआ है ये, है ना। ये दोनों चीज़ें है ना। ये एंशिएंट ख़त्म हो गया, मैं तो क्लासिकल ही बोलूँगी। क्लासिकल जो एज कहते हैं जिसको ओवरऑल, उसमें ये बने डिस्कोबोलस और अपोलो बेल्डेवरे। लेकिन वीनस डे मिलो हेलेनिस्टिक पीरियड में बना है। और द कोलोसियम तो आप जानते हैं एम्फी थिएटर, एक एम्फी थिएटर है, रोम का बना हुआ है। तो रोम ग्रीक के बाद में है, वो एडी में बना है। ठीक है, 70 से 80 एडी इस तरह पे बना है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। इनके भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डर से यंगर, कौन सबसे बड़े हैं, मतलब वही किनका एज किसका जन्म सबसे पहले हुआ है, किनका बाद में। तो देखो नागजी पटेल, अमरनाथ सहगल, प्रीतपाल लडी और हीरामन रॉय। ये आप बोलेंगे अपन इसमें कौन सबसे पहले के हैं, ये हमको देखना है। तो देखिए सर्वप्रथम आप देखो हीरामन रॉय चौधरी, ये डीपी रॉय चौधरी को भी पढ़ेंगे। अब डीपी राय चौधरी के गुरु हैं, डीपी राय चौधरी ने इनसे मूर्तिकला का शिक्षण लिया। तो हीरामन रॉय चौधरी सर्वप्रथम, जिनको हम बोलेंगे 19वीं शताब्दी का जन्म है जिनका, वो आर्टिस्ट एक ही दिख रहे हैं, तो यही सर्वप्रथम आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड ही आपका सही है। फिर आते हैं अमरनाथ सहगल पे, जिनका जन्म कभी लाहौर के हैं, है ना, अभी दिल्ली में भी हैं जैसे। उनका जो है 20th सेंचुरी 1922 इस समय का जन्म है उनका। फिर आते हैं नागजी पटेल जो कि गुजरात के हैं, 1937 में जन्म, अभी भी हैं वो, है ना। और फिर आते हैं अपने प्रीतपाल लडी जो कि शिलोंग में जन्म है, स्कल्प्टर हैं, और ये भी 1955 बाद के हैं, मतलब उसके अभी प्रेजेंट में जीवित हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही होता है। अब आते हैं 40 क्वेश्चन। देखो अपन हिंदी में आ जाते हैं, वैसे मुझे ये एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन इंग्लिश में ही समझ आते हैं, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ही ट्राई करती हूँ। देखिए एडवर्टाइजिंग ट्रैफिकिंग, कोई भी चीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट ट्रैफिक करना रहता है, मीन्स बताना रहता है, उसका सही क्रम क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल, प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग, डिज़ाइनिंग लेआउट, डेवलपिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट का ट्रैफिक देखते हैं मतलब, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें एक लेआउट उसका डिज़ाइन करना होता है, उसका एक जो प्लान होना चाहिए वो डिज़ाइन करना। तो डिज़ाइनिंग लेआउट फोर्थ वाले में सही है, सबसे पहला है। ठीक है, फिर आते हैं हम डेवलपिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब उसको डिज़ाइन तो कर लिया, फिर उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, बड़े एलाबरेट फॉर्म में उसको डेवलप करना। तो ये दूसरा चरण है इसका। फिर आफ्टर दैट क्या, उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल, कि उसका हमने डेवलप कर लिया, अब उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और उसको अप्रूव करना मतलब कि नाउ दैट्स फाइनल, अब ये फाइनल है। तो ये वाली चीज़ आपकी बिल्कुल थर्ड स्टेप है। और उसके बाद जो है प्रोडक्शन, जो चीज़ हमारा सब बन गया है उसका प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग जो होगा वो आपका चौथा चरण रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है, सिंपली है। हम देखते हैं ये हमारा एप्लीकेटिव बेसिक्स पे है, तो हम उसमें क्या लगाएं। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रह जाएगा। अब आते हैं
विज्ञापन प्रचार विकास, विज्ञापन का जो प्रचार होता है, जो कैंपेन होता है ना, किसी भी चीज़ का, ऐड का, एडवर्टाइजमेंट का, उसका क्या क्रम होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या देखोगे और बाद में आप क्या देखोगे, ठीक है। तो एनालिटिक्स, प्री लॉन्च चेक, आइडिएशन, इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च। बहुत आसान है। देखो, सर्वप्रथम तो आपका मेरे हिसाब से आना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या सबसे पहले ही आएगा कि सबसे पहले दिमाग में चीज़ आई, कोई भी ऐड कैंपेन के लिए क्या सबसे पहले क्या चाहिए आपको, आइडिया, है ना। तो आइडिएशन, तो आइडिएशन जो आपका रहेगा वो सर्वप्रथम आएगा। तो 2 भी है, 4 भी है। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको अपना एनालिटिक्स देखना है। एनालिटिक्स मतलब कि आपका क्या परफॉर्मेंस, आपका अकाउंट्स बेसिस आप ले लो, अकाउंट्स के उसको ले लो, आप उस तरह से समझो, है ना। एनालिटिक्स बहुत कॉमन टर्म है, मैं थोड़ा सा समझा नहीं पा रही, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप आपका एनालिटिक्स देखोगे कि मतलब आपका रीच कहाँ तक है, कौन आप अगर इस जगह पे, इस क्षेत्र पे डालोगे तो आपको कितने लोग, मतलब कितने लोग एंगेज्ड हैं, ये सब चीज़ें आप देखना, है ना। अकाउंट्स भी, रेवेन्यू भी देखना, सब एनालिटिक्स में आता है ना। एंगेजमेंट क्या है, मतलब आपका इस जगह, जैसे इस एरिया में इसका ज़्यादा ऑडियंस मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है, ये एक इन जनरल है। आजकल के ज़माने में हमको सबको पता है एनालिटिक्स क्या होता है। तो एनालिटिक्स उसके बाद आती है। आइडिएशन के बाद पहले आपको एनालिटिक्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनालिटिक्स आपने देख लिया, फिर आपको क्या है, लॉन्च, जो आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसको लॉन्च करने से पहले की जो कार्य है ना, आपका काम हो गया, आपने एनालिटिक्स देख लिया, मतलब आपके पास कुछ चीज़ बना हुआ है, आपका आइडिएशन सबसे पहले, फिर आपने एनालिटिक्स देख लिया, उसके बाद आपने लॉन्च करने से पहले उसको चेक करना, वो प्री लॉन्च चेक। इंग्लिश हमको पता है, तो प्री लॉन्च चेक वर्ड ही अपने आप में बहुत है कि लॉन्च करने से पहले का चेक करना। और उसके बाद क्या है, इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च इम्पैक्ट, मतलब कि लॉन्च हो गया उसके बाद की चीज़ है ये, सबसे लास्ट चीज़ है ये। देख लीजिए, आपको सामने ही दिख रहा है ये वाला, कि जो लॉन्च हो गया उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा, जो फीडबैक मिला, जो चीज़ हुई, कहाँ पे क्या हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा। तो ये वाली चीज़ वो हो गई, ठीक है। और यही कारण है जो मैं चाहती हूँ कि हिंदी वाले भी इंग्लिश पे अपना कमांड थोड़ा रखें और इंग्लिश वाले हिंदी में अपना कमांड थोड़ा रखें, है ना। यही कारण है, जो लोग टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हों, आपको मैं बताती रहती हूँ कि आपको इंग्लिश में भी अपना, इंग्लिश टर्म्स में भी कमांड चाहिए। इस प्रकार जब अब हिंदी में आपको इंग्लिश चीज़ें लिखी हुई आ जाएगी तो आप जाके नेट वाले लोगों को ये नहीं बोलोगे कि हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, आपने कैसे इंग्लिश दे दिया। आपको उस समय के 2 मार्क्स दिखेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा बस ये बोल रही हूँ कि इन चीज़ों के लिए, ये अपना जो अप्लाइड आर्ट्स वाली चीज़ें हैं ना, उनके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत कमांड हो, थोड़ा बहुत इन जनरली। हम सोशल मीडिया भी तो यूज़ करते हैं, उसमें भी काफ़ी इंग्लिश टर्म्स आते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए आगे देखें, हो गया ज्ञान मेरा। 42 क्वेश्चन क्या है ये, विज्ञापन एजेंसी के मुख्य क्षेत्रों में उसके सामान्य कार्यों का सही क्रम लिखिए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो भी एजेंसीज़ हैं उसमें कैसे आपका उनका काम सर्वप्रथम होता है, उस पर आपको वो करना है। क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, अकाउंट सर्विस, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन, मीडिया प्लानिंग, है ना। अब ये जो 4 चीज़ें, उसमें आइडिएशन था, इसलिए हमने एनालिटिक्स से पहले आइडिएशन को रखा था। क्यों? क्योंकि लेकिन इसमें आइडिएशन का एक भी पॉइंट नहीं है। सर्वप्रथम आपको इनमें क्या करना है, तो सर्वप्रथम आपको अकाउंट का जो सर्विस है, मींस जिसको हम बोलेंगे, देखिए इसमें भी ये इंग्लिश दे दिया है, किसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें पूरा हिंदी में दिया है, लेकिन इसमें इनने आपको ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है। देखो, तो अकाउंट सर्विस मतलब लेखापाल जिसको कहते हैं, है ना, उसका पूरा आपको देखना है कि आपको कितना पैसा काय पे लगाना है, कितना पैसा कैसे होगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्वप्रथम कार्य क्या होगा, अकाउंट का सर्विस वो करना। तो ये आपको 4th में ही दिख रहा है, ठीक है। देखिए, फिर आते हैं हम मीडिया प्लानिंग, कि हमें जो एजेंसी है उसका मीडिया प्लानिंग, है ना, मीडिया से रिलेटेड कैसे क्या करेंगे वो सब। उसके बाद जो आता है वो आपका मेन काम, जो जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। फाइनली जो काम करना है जिसको, वो हमारा प्रेजेंटेशन के रूप में आता है। और उसके बाद जो क्रिएटिव प्रेजेंटेशन मतलब कि हमने मीडिया देख लिया, हमने अकाउंट्स देख लिया, लेकिन हमको अब क्या देखना है कि हमें कितना क्रिएटिव उसमें देखना है, वो हम प्रेजेंटेशन देंगे। और एट लास्ट तो आपको दिख ही रहा है कि हमें प्रोडक्शन देखना है, प्रोड्यूस करना है चीज़ को, वो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत आसान सी चीज़ है और आप लोग सब इससे भली
भली भांति परिचित हैं। अब आते हैं रंगों के विकास का सही क्रम लिखिए। ये सारे रंग हैं, इनका विकास कब कब हुआ इसका क्रम हमको लिखना है। तो देखिए कौन कौन से कलर हैं, वानस्पतिक, खनिज, ऑप्टिकल, सिंथेटिक। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 इंग्लिश टर्म्स हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, भले 2 हिंदी है लेकिन 2 इंग्लिश हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूँ, वानस्पतिक मतलब कि मिनरल नहीं, वनस्पतिक मतलब वनस्पतिक मतलब वेजिटेबल कलर, है ना, वेजिटेबल कहेंगे जिसको, और आप नेचुरल कलर्स वो बोलोगे, और बोटनी से रिलेटेड, है ना, पेड़ पत्तों वाला। और खनिज रंग मतलब मिनरल कलर्स, ऑप्टिकल कलर्स ऑप्टिकल रंग, और सिंथेटिक रंग जिसको जो हम बोलेंगे कि उसमें बनते हैं केमिकल्स से, लेबोरेटरीज में जो बनते हैं। ठीक है, वनस्पतिक कलर्स क्या होते हैं बता दूं, जो कि हम बोलेंगे पेड़ पत्ते, जो पेड़ पत्ते और फ्लावर्स, वेजिटेबल लिखा ही हुआ है, आप समझ जाओ, इंग्लिश में वेजिटेबल होगा लिखा हुआ, तो उनसे जो बनते हैं वो वानस्पतिक कलर। खनिज रंग जो हमें, जो अर्थ से जो चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनसे जो कलर बनते हैं वो हमारे खनिज रंग होते हैं। ऑप्टिकल कलर्स जो कि हमें, मैं क्या कहूँगी, एक तरह से ये एक परसिस्टेंस है, जैसे 2 ऑप्टिकल कलर्स उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं दूर ही है, कहीं आपने हरा और ब्लू और पीला कलर ऐसे साथ में पास लगा दिया, वो एक्चुअली में ग्रीन कलर नहीं है, लेकिन वो उसका ऑप्टिकल कलर ग्रीन है। अब आप प्रैक्टिकल समझते हो, आप समझते हो क्यों। ऑप्टिकल कलर मतलब जो हमारी दृष्टि पे दिखता है हमको, ठीक है, एक्चुअल में वो कलर 2 डिफरेंट कलर है, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि का ये कि उपकार है कि हमें वो ग्रीन जैसा दिख रहा है, तो वो ऑप्टिकल कलर्स होते हैं। उसकी टर्म को डिफाइन किया गया है साइंटिफिकली कि हमें वो ऑप्टिकल, हमारी आंखों के कारण वो ऐसा दिख रहा है, इसलिए उसको नाम ऑप्टिकल दिया है। सिंथेटिक कलर्स जो लेबोरेटरीज़ में जो आज केमिकल्स के थ्रू जो कलर्स बन रहे हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो आपको अब ये चारों चीज़ बता दी, जानना बहुत आसान हो जाता है। देखिए सबसे पहले जो कि आप बोलोगे खनिज रंग, जिसको हम कहते हैं मिनरल कलर्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, प्रागैतिहासिक से बोल रहे हैं, प्राचीन तो अति प्राचीन ले जाओ कि कौन से ये लोग, गेरू, रमराज, ये सारी चीज़ें जो है इनके मदद से आदि मानव पेंटिंग्स करते थे, है ना, जिसी से हमारा बर्न चाइना बना, येलो होकर की खनिज कलर्स इस तरह के जो बने, है ना, गेरुए कलर्स, तो ये वाले कलर्स मिनरल कलर जो सर्वप्रथम आए। फिर वनस्पतिक कलर्स जो नेचुरल कलर्स, पेड़ पत्ती, है ना, जिस तरह से नेचर बढ़ा तो उनसे कलर्स बनाने लगे, वो आपके वनस्पतिक कलर्स। फिर सिंथेटिक कलर्स जो कि हम ऑब्वियसली जो हम यूज़ कर रहे हैं और चीज़ें लेबोरेटरीज़ में और केमिकली बन रहा है, वो सिंथेटिक कलर। और ऑप्टिकल कलर्स तो एक डिफाइन किया है एक प्रकार से, वो ऑब्वियसली सिंथेटिक के बाद हुआ है, तो इसलिए हम उसको उसके बाद में रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ऑप्टिकल कलर ये बोलेंगे कि आसपास की सराउंडिंग के कारण हमें वो कलर दिखता है, हमें वो कलर दिखता है, वो एक्चुअली में वो कलर किसी और को कैसा दिखेगा, किसी और को डायरेक्शन से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसलिए था। चलिए अब देखते हैं 44th। कैनवास पर तेल चित्रण सब करते हो, है ना, करते ही होगे काम, जिसने, क्योंकि हमने MA किया है, MFA किया है, काम तो किया ही होगा ऑयल पेंटिंग का। तो ऑयल पेंटिंग में जब कैनवास करते हैं तो क्या करते हैं, कैनवास पे कैसे करते हैं, स्ट्रेचिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग, प्राइमिंग। तो सबसे पहले आपको कैनवास चढ़ाना है ना, तो होता है लूज कैनवास पे भी काम कर लेते हैं लोग, लेकिन एक बेसिक तरीके की तकनीक बोलो तो सर्वप्रथम आपको उसको स्ट्रेच करना होता है स्ट्रेचर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, स्ट्रेचिंग। ये आपको 3 में दिख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, कहीं पेंटिंग लिखा है, प्राइमिंग लिखा है, फ्रेमिंग लिखा है। तो स्ट्रेच कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद आपको वो करना पड़ेगा, प्राइमिंग करनी पड़ेगी। प्राइमिंग मतलब गेसो लगाओ, जो भी आपको प्राइमर लगाओ, जो भी आपको ऑयल पेंटिंग के लिए लगाना है वो लगाओ। उसके बाद आप पेंटिंग करो और एट लास्ट आपको जो सूटेबल, आपका कैनवस स्ट्रेच तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको जो सूटेबल लगे आप उस प्रकार से उसकी फ्रेमिंग्स, माउंटिंग्स करवा सकते हो। तो ये आपका कौन सा है, ये वाला, ये नहीं, थर्ड वाला आंसर, आपका थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है ये। कलाकारों को सही क्रम से चुनिए, बहुत बढ़िया, सारे आर्टिस्ट हैं, क्रम से चुनना है। एंग्रे, डेलाक्रवा, कूर्बे, माने। ठीक है, इंग्लिश वाले सुनो, मेरे को भी समझ नहीं आता। एंग्रेस, डेलाक्रोइक्स, कोबेट, माने। बहुत आसान अपने वाले ही हैं सारे आर्टिस्ट, है ना। सबसे पहले क्या है तो आपको बता दें, हमने अभी पढ़ा है नियो क्लासेस में, डेविड के वो प्रिय शिष्य इंग्रेस,
है ना, वो पहले के हैं ना, जिनमें थोड़ा सा, जिनने एक तरह से रोमांटिसिज्म को मिलाने की कोशिश की है अपने तत्वों में। डेविड का चित्रण भी और रोमांसवाद का भी उनने इफ़ेक्ट अपने आर्ट वर्क में करने की कोशिश की, लेकिन इंग्रेस को नवशास्त्रीयतावाद का ही माना जाता है और वो पहले के ही हैं, डेविड के शिष्य। टाइमिंग्स देखें तो उनका 1780 ऐसा करीब था, 8वीं शताब्दी में, लास्ट 8वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर आते हैं हम डिलाक्रोइ, जिसको हम जानते हैं रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट हैं, है ना। 1798 ऐसा, 18 एकदम एंडिंग में उनकी 1800 ही बोलूँगी मैं तो, उस समय उनका जन्म हुआ था। तो आप इंग्रेस, डिलेक्रा, ये फर्स्ट वाला ही आंसर सही है वैसे। फिर आते हैं अपने कॉर्बेट, फादर ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के जनक, है ना। इनका हम लेंगे आपका बिल्कुल शुरुआत 19th सेंचुरी। फिर आते हैं आपके माने, मतलब एडवर्ड मानेट, इम्प्रेशनिज्म के कलाकार, 1832 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर सही है। अब आते हैं, चलिए ये देखें, विथ स्केलेटन आर्म, मंक का एक ऐसा चित्र है जिसे नीडल और इंक पद्धति से एचिंग की गई है, ठीक है। तो द स्केलेटन आर्म एडवर्ड मंक का एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, ठीक है, सेल्फ पोर्ट्रेट है, मतलब बोलूँगी इसमें लिखा है ना, एक ऐसा चित्र है मंक का, तो मंक नहीं बनाया, सेल्फ पोर्ट्रेट। तो ये क्या बोल रहे हैं, नीडल और इंक पद्धति से एचिंग की गई है। तो ये वाली चीज़ गलत है, क्योंकि उनका जो ये सेल्फ पोर्ट्रेट है वो लिथोग्राफिक मीडियम से किया गया है ना, लिथोग्राफी यूज़ की है इनने उसमें। और यहाँ पे इन्हें कहा है कि इससे पेन नीडल से इचिंग करिए, तो ये एचिंग करिए, तो ये गलत है। दूसरी चीज़, फ्रेंच में प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनने वुडकट और लिथोग्राफी नहीं किया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो उनका विथ स्केलेटन नाम है वो लिथोग्राफी से है, तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल गलत हो जाती है। उन्हें करा है ना, उनका जो एक विथ स्केलेटन नाम है वही लिथोग्राफिक का है, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। फेमस फ्रेंच एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं एडवर्ड मंक, उनका द स्क्रीम बहुत फेमस है। द स्केलेटन आर्म देखो एक और आपके सामने आज है, तो ये भी देख लो, दोनों चीज़ें गलत है। इसका आंसर मैं 4th पे जाना चाहूँगी। चलिए आगे देखें, प्रिंट मेकिंग को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। प्रिंट मेकिंग एक आर्ट का की टर्म है, तो बिल्कुल, क्योंकि कला अभिव्यक्ति ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए प्रिंट मेकिंग भी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रिंट मेकर शामिल होता है। तो आप प्रिंट मेकिंग करते हैं, उसके हर एक स्तर पे प्रिंट मेकर का पूरा ऐसा ही काम होता है, जैसे कि पेंटर के हर स्तर पे पेंटिंग, उसके हर स्तर पे पेंटर शामिल होता है, मूर्तिकार में मूर्तिकार, तो वैसे ही प्रिंट मेकिंग के हर स्तर पे प्रिंट मेकर शामिल होता है। अपने आप वो कुछ नहीं होता है ना, हमें करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें सही है, तो ए और आर दोनों सही, 3rd वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखें, कृष्णा रेड्डी, बहुत बढ़िया। कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। कृष्णा रेड्डी जो कि अभी भी नहीं, 2018 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं अभी। फेमस प्रिंट मेकर स्कल्पचर हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, कृष्णा रेड्डी भारतीय के, लेकिन अभी भारत, वो जब उनकी डेथ हुई तो वो भारत में नहीं रहते थे। इनका क्या बोला है हमने, शिक्षा मूर्ति कला में ली थी, आर्ट डिप्लोमा किया है, विश्व भारती से किया है, कला भवन से किया है ना। और फिर वो लंदन में स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जो किया, वहाँ भी उन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली थी, है ना। तो ये उनकी शिक्षा थी मूर्ति कला की। और फिर उसके बाद जब वो पेरिस में थे ना, तो उनने, जैसे यहाँ पे तो ये लोग थे, ये सही बोल रहे हैं कि उनने शिक्षा जो पर्टिकुलर है वो स्कल्पचर में ली थी, लेकिन फिर वो प्रिंट मेकिंग की ओर मुड़ गए। कैसे, तो वहाँ तो वो स्लेट फाइन आर्ट्स और फिर यहाँ कला भवन से तो ले गए थे, फिर वहाँ पे फिर वो हेनरी मूर, फिर वो पेरिस गए, वहाँ उन्हें ब्रांसूसी, उनके मतलब ये सब स्कल्पचर के उसमें उन्होंने काफ़ी शिक्षण लिया है। लेकिन आज जो प्रिंट मेकर के नाम से वो ज़्यादा फेमस है मैं कहूँगी, तो लेकिन उनके शिक्षण जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है वो मूर्तिकार के रूप में सीखी है, ठीक है। तो ये सही चीज़ है, क्योंकि जब वह एटेलियर 17 एक आर्टिस्ट की एक तरह से वर्कशॉप थी, जिसको स्टार्ट किसने किया था, उनने हेटर ने किया था पेरिस में, है ना। तो ये आर्टिस्ट की वर्कशॉप थी और उसी का एक तरह से संस्थापक सदस्य कृष्णा रेड्डी भी थे, इनके साथ मिले और वहाँ पे उनने है ना, ये हेटर ने ही इधर ही एटेलियर 17 जो है इसमें ही इनने कलर विस्कोसिटी, कलर प्रिंटिंग की जो है टेक्निक, है ना, मल्टी कलर प्रिंटिंग की टेक्निक यूजिंग सिंगल प्लेट,
ये विस्कोसिटी टेक्निक होती है जो, उसकी तकनीक इसमें इनने किया था। और इसलिए कहा जाता है कि स्टैनली विलियम हैटर इनने विस्कोसिटी टेक्निक को इन्वेंट किया, क्योंकि वो यहाँ के संस्थापक थे ना, एटलियर 17 के, और यहाँ किया। लेकिन भारत में बोला जाता है ना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में विस्कोसिटी किसने शुरू किया, तो ये कृष्णा रेड्डी ने किया था, क्योंकि वो भारतीय थे, तो उनने भारत में आके इस चीज़ को शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी एटलियर 17 का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अब आगे। क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र को शैली, इंद्रगाही और अध्यात्म का मिश्रण कहा जाता है। जो गुप्त पीरियड की जो स्कल्पचर्स हैं, है ना, उनको एक स्पिरिचुअलिटी जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं, और एक इंद्रगाही जो कि एक दृढ़ता कहेंगे अपन, वो उनके फिगर्स में दिखते हैं। क्लासिक पुराने गुप्त के जो फिगर्स हैं, जो स्कल्पचर हैं। ठीक है, तो ये सही है। ऐसा इसलिए है कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता कुषाण युग से ली गई है। मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा ये चीज़ मेरे को सही लगी थी कि क्योंकि इससे पहले कुषाण पीरियड था, और कुषाण पीरियड में जो ये एक्सप्रेशन अच्छे से काफ़ी आ गए थे। आपको पता है बुद्ध के जो बुद्ध के ह्यूमन फॉर्म में स्कल्पचर्स कुषाण पीरियड में बनने लग गए थे, तो वो वहाँ से इनहेरिटेड हुए, ऐसा कहने की बात है। तो मुझे ये दोनों ही चीज़ सही लगती है। ठीक है, आप जो देखेंगे गुप्त पीरियड के मेन स्टैंडिंग बुद्धा हैं, सीटिंग बुद्धा है सारनाथ में, तो ये सब बहुत स्पिरिचुअल और एकदम दृढ़ हैं। तो ये दोनों ही चीज़ मुझे सही लगती है, ए और आर दोनों सही है। चलिए, पल्लव मंदिर के गर्भगृहों में सोमस्कंद की मूर्ति अधिकांश दर्शाया जाता है। देखो, पल्लव जो पीरियड है, हम बोलेंगे शोर टेम्पल महाबलीपुरम, और वो सप्तरथ टेम्पल, उसमें भी जो धर्मराज का जो वो है, क्या बोलते हैं, रथ है, उसमें जो श्रीन है, मतलब मैं क्या बोलूँगी, अरे जो गर्भगृह होता है उसमें है इनका पैनल सोमस्कंद मूर्ति। उसमें मतलब सिर्फ शिव, स्कंद और पार्वती जी ही नहीं, बल्कि गणप्रेत भी हैं, और विष्णु जी, ब्रह्म जी, ये भी हैं, है ना। तो एक तो पैनल यहाँ भी है पल्लव टेम्पल का, और एक शोर टेम्पल महाबलीपुरम वहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो है इसमें बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अधिकांश सोमस्कंद को अधिकांश तक दर्शाया जाता है पल्लव टेम्पल्स में। मतलब ये पल्लव टेम्पल्स ही हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिए। पल्लव मंदिर में सोमस्कंद न केवल शिव परिवार मतलब सोमस्कंद मतलब शिव, पार्वती, और स्कंद का मतलब कार्तिकेय, है ना, उनके अपितु पल्लव राज परिवार के प्रशस्ति प्रतीक भी हैं। मैंने इस पर बहुत सारा पढ़ा है, इस चीज़ पे पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे बुक्स में ज़्यादा कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन फिर भी माना जाता है ना। मेरे को पास अभी भी प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो आंसर्स ने जो माना, और ये माना जाता है कि वो पल्लव रूलर्स के प्रतीक हैं भी हैं कहीं पे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन देखें। इल्तुतमिश के मकबरे के संरचना ट्राइबिएट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ट्राइबिएट टेक्निक होती है हॉरिजॉन्टल टाइप्स में, है ना, जैसे कि जो मंदिर में होती है, गर्भगृह और वो नंदी मंडप, भोग मंडप, ये सारी चीज़ें जो है आपकी, है ना, ये सब चीज़ें ऐसा चौड़े फॉर्म में जो सिस्टम है, जो मोस्टली इंडियन आर्किटेक्चर में मिलता है, वो ट्राइबेट सिस्टम होता है। तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आता है, और ठीक है, और उन समय के वो जो है वो आर्क्यूएट सिस्टम होता है, ना कि ट्राइबिएट सिस्टम। आर्क्यूएट सिस्टम मतलब जिसमें आर्क बनी रहती है और जो स्क्वायर पैनल्स पे होते हैं, है ना। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, मैं अभी इसमें नहीं बता पाऊँगी, प्लान देखना दोनों का, ट्राइबिएट का प्लान क्या होता है और इल्तुतमिश का क्या है। तो ये वाली चीज़ गलत है, और ऐसा इसलिए है कि इल्तुतमिश को ट्राइबिएट टेक्निक पसंद थी, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उनको ट्राइबिएट टेक्निक पसंद थी, है ना। तो ये भी चीज़ गलत है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। चलिए, किसी भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में कार्य करना मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं होगा इसमें, कोई भी आर्ट क्राफ्ट मीडिया में करेंगे तो ये इसका विकास का मार्ग है। कला मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। दोनों सही है। आप कलाकार से जुड़े इंसान हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल पता होगी कि इसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए देख लेते हैं 53। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन अवश्य ही कला का अवश्य गुण होना चाहिए। ऑब्वियसली कला के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, वो संप्रेषण कर रहे हैं। कला की आलोचना का दो स्तंभ है, मूल्य का लेखा जोखा और संप्रेषण का लेखा जोखा।
जिसका मतलब आप बोलेंगे कि कोई भी आर्ट क्रिटिक्स है उसका दो पिलर हैं। क्या है? एक तो क्या है कि उसमें मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, दूसरी उसका कम्युनिकेशन क्या है। तो ये दोनों चीज़ें ये भी सही है कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो ये 2 वाला। रोडिन माइकल एंजेलो की अधूरी मूर्तिकला के प्रशंसक थे। तो रोडिन जो हैं, हमारे ऑगस्ट रोडिन जो हैं, सुना जाता है बहुत फेमस स्कल्पचर हैं, है ना, इम्प्रेशनिस्ट उस माउल्ट पे हैं वो, है ना। वो गए थे इटली और इन्हें माइकल एंजेलो का डाइंग स्लेव पोर्ट्रेट जो देखा है ना अपने, डाइंग स्लेव जो स्कल्पचर्स हैं उनके जो इनकम्प्लीट फॉर्म है वो आपको पता है उनका बहुत एक इनकम्प्लीट जैसा दिखता है ना, जो कि उससे बहुत इंस्पायर हुए थे और फिर उनने अपने जो कि गेट्स ऑफ हेल बनाया ना, उसके भी बहुत सारे स्कल्पचर ऐसे छोड़ दिए थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पार्ट्स वो ऐसे छोड़ देते हैं, जिसको नॉन फिनिटो टेक्निक भी बोलते हैं। वो कुछ पार्ट्स ऐसे छोड़ दिए थे और ऐसे उन्हें कार्य किए हैं रोडिन ने भी। तो उन्होंने जानबूझकर बहुत सी संगमरमर नक्काशियों को अधूरा छोड़ दिया। तो ये दोनों ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लड़की के जन्म और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। ये 2016 का क्वेश्चन है। 2015 में पानीपत में इनने शुरुआत करी थी इसकी, ठीक है, एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूएसआईडी के माध्यम से इस अभियान को यूएसआईडी जिसको यूएस एजेंसी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उनने हेल्प करी थी इस चीज़ पे, ठीक है। तो दोनों सही है इसमें भी। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरी डिज़ाइन में उन्हीं या समान प्रकारों के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिज़ाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबद्धता, इस सिद्धांत को मैं इंग्लिश देख लूँ। ये क्या हो गया? देखिए, ये थोड़ा सा डिज़ाइन से रिलेटेड है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी एक प्रिंसिपल होता है। वो क्या है, ये आपको सिर्फ पढ़ो, बिल्कुल सही आपको समझ भी आ जाएगा, मेरे को इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम और सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं डिज़ाइन में, उसको एक तरह से साथ में उसको लेके उसका बेसिक उसके पीछे का सिद्धांत है। मतलब कोई भी एक सर्टेन किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट्स का बार बार रिपीट करना, वो उसमें एक यूनिटी, एकता और कोहेंसिवनेस, मतलब एक बद्धता लाती है। द प्रिंसिपल सेज दैट रिलेटिव आइटम, जो कुछ चीज़ भी एक डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है उसमें ये सेट एक यूनिटी, जो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है वो भी आपको बता रहे हैं कि जो भी कोई रिलेटेड आइटम है, एक जैसा आइटम है, उसको साथ में ग्रुप करके रखना, ताकि वो कोई और अनरिलेटेड जो दूसरा रिलेटेड नहीं हो उसको साथ में नहीं, उसके साथ नहीं देखना, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, ये आप बहुत आसान से देख सकते हैं। पॉलिश पोस्टर स्कूल ने पोस्टर कला में ग्राफिक डिज़ाइन के अंतर्गत विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। पॉलिश पोस्टर स्कूल जो है उसने पोस्टर आर्ट में एक, देखिए, पॉलिश पोस्टर म्यूज़ियम जो कि है वो स्टार्ट हुआ था 1950 के अप्रॉक्स, ठीक है। उसमें क्या था कि जैसे आपको अलग स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज़ करने हैं, उसमें पोस्टर के लिए आप ग्राफिक डिज़ाइन का ग्राफिक चीज़ों का यूज़ करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। ये उस समय चालू हुआ था। कुछ मेन आर्टिस्ट देखें जो पॉलिश पोस्टर म्यूज़ियम के थे, वो स्विट्ज़री, टोमाजे, राफेल ऑब्लिंस्की, ऐसे ये आर्टिस्ट थे, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया है पोस्टर म्यूज़ियम बड़ा विल्नो में है, जो है ना पोलैंड में, तो वो ही उसी को सबसे बड़ा पॉलिश पोस्टर म्यूज़ियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यही लिखा हुआ पॉलिश पोस्टर म्यूज़ियम पोस्टर कला की, क्योंकि उनके सशक्त सुझाव लोक कला से सशक्त और विविध रंगों के प्रयोग, यही मैं आपको बता रही थी, इन रंगों का प्रयोग जिनमें नवाचारी रूपक बनने के लिए लोकप्रिय प्रतीक सहित मुद्रित और हस्तलिपि शामिल शब्दों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ सही है।
चलिए 58 में आए। पॉल गोगिन के कार्य करने में रूपकारों की अत्यंत सरलता और विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से। पॉल गोगा फेमस पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, आप जानते हैं कि उनका जो एक सरलता थी आर्टिस्ट, वो वहाँ के आदिवासी जीवन से प्रभावित थी, क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनावटीपन या विरोधाभास से उभर कर वो हट गए थे और आके वो तहिती रहने लग गए थे, और वहीं के आदिवासी से इनका जीवन प्रभावित था, और इसलिए वही सरलता इनके आर्टवर्क्स में देखने को मिली है। तो ये दोनों चीज़ें सही है, इसलिए ए और ए सही है, ए गलत, ये रहा ए सही, आर भी सही, फर्स्ट वाला। समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार के द्वारा एक्रेलिक कलर का प्रयोग बहुत लोकप्रिय, बहुत एक्रेलिक मीडियम से आर्टिस्ट हैं, बहुत लोकप्रिय हो चुका है। बहुविज्ञता और नम्यता जैसे एक्रेलिक रंगों में गुणों में प्रयोग धर्मिता के नहीं। अब एक्रेलिक के गुण दे रखे हैं, 2 मिनट देखना पड़ेगा, 2 सेकेंड। वर्सिटिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक्रेलिक के गुण हैं, है ना, बहुत बड़ा उस वर्सिटाइल है और फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली फ्लेक्सिबल, तो ये उसका गुण है और इसलिए बहुत आर्टिस्ट आज उसको यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सही है एक्रेलिक मीडियम को लेके। आइए आगे आइए। मुगल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। मुगल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउंसिंग विधि का प्रयोग किया है। ये बिल्कुल, ये तो सही है हाशिए में, है ना, लेकिन गुबार के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये आप लोगों का है। अगर आपको जानकारी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे अभी कहीं किताबों में कुछ नहीं मिला था, ये मैं बहुत समय से कर रही थी, लेकिन तो इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं। ये चीज़ तो सही है, इन्हें यूज़ किया था। पाउंसिंग इज़ अ टेक्निक जिसको हम कहेंगे ट्रेसिंग वाली चीज़, वो उन्हें एक बेटर हाशिए बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज़ किया था, ये सही है, लेकिन मैं अधिकतन का क्लियर नहीं कह सकती, ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करें। आगे चलते हैं 61। एंडी वरोल, होकोसाई, फ्रांसिस्को गोया, लॉट्रेक, किसने क्या कार्य किया है उसमें आपको मैच करना है। आसान है, देखिए 1 मिनट। चलिए, तो एंडी वरहोल आपको पता है, इनका पॉप आर्टिस्ट फेमस, इनने स्क्रीन प्रिंटिंग की है, स्क्रीन प्रिंटिंग, तो ये 3rd वाला। होकुसाई वुडकट फेमस, द ग्रेट वेव है उनका, फर्स्ट, ये रहा 3rd, फर्स्ट, ये 2nd आंसर है। फिर फ्रांसिस्को गोया तो एक्वाटिन नाम ही है, और लॉट्रेक लिथोग्राफिक पोस्टर के फादर हैं, ठीक है, तो ये आपका 2nd ऑप्शन सही है। चलिए, वुड ब्लॉक, ये कब का इन्वेंशन कब हुआ, बहुत अच्छे, लकड़ी के ठप्पे, मूवेबल टाइप, प्रिंटिंग प्रेस, एचिंग, तो वुड ब्लॉक कब चालू हुआ, वुड ब्लॉक को हम मानते हैं 200 AD इस समय। मूवेबल टाइप 1040, प्रिंटिंग प्रेस 1440 जॉन गुटेनबर्ग द्वारा, और हॉपर द्वारा एचिंग 1515 में, ठीक है, तो ये देखूँ तो सही कौन सा, ए का 2nd, ये वाला, फर्स्ट आंसर सही है आपका। चलिए आगे देखें, किसने क्या कार्य किया, सोमनाथ होर, कैरोल समर, पॉल लिंगरेन, जगमोहन चोपड़ा। तो देखिए, सोमनाथ होर से आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, उनका द वुंड फेमस, वो काय पे है, पेपर पल्प, है ना, तो पेपर पल्प जो है, 1 मिनट, ठीक है, तो ये सोमनाथ होर आपके पेपर पल्प। फिर कैरल समर्स, ये वुडकट आर्टिस्ट हैं, है ना, अच्छे, कहाँ के, अमेरिकन प्रिंट मेकर हैं ये, वुडकट उनका बहुत फेमस आर्टवर्क के, क्रिएशन ऑफ मालवा, ये चीज़ उन्हें, है ना। कैरल वुड ब्लॉक की तो इन्हें कैरल टेक्निक भी लॉन्च की थी। फिर आते हैं पॉल लिंगरेन। पॉल लिंगरेन कौन, ये भी प्रिंट मेकर हैं और इनने एचिंग किया है बहुत, तो ये आपका सी का 2nd, ये 3rd वाला आंसर सही है। और जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट पे कार्य किया है इनने, हमारे संस्थापक ग्रुप 8 के। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आखिरी, हाँ, अग्नि, यम, इंद्र, ईशान, एलिफेंट, यम, राम, बुल, बफेलो। अब ये जो हैं हमारे देवता हैं, इकोनोग्राफी पे है, किनके व्हीकल क्या हैं उस पे है। तो अग्नि का जो है राम होता है, जिसको हम वो भी बोलते हैं, अरे हमारी क्या बोलते हैं उसको, हाँ राम ही बोलते हैं एक तरह से, मेरे को हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, बहुत आसान, उस पर एक राशि भी होती है वो।
फिर आते हैं यम, यम का बफेलो होता है, इंद्र का एलिफेंट, एरावत जिसको कहते हैं, है ना, और ईशान मतलब शिव, जिनका हमारे नंदी जी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए का सेकेंड, ये रहा ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलिए कौन सी जगह कहाँ पे? दखिल दरवाज़ा, दखिल दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, तीन दरवाज़ा, कौन सी जगह कहाँ पे है? ठीक है, देखते हैं। तो दखिल दरवाज़ा तो है पंडुआ, वेस्ट बंगाल, है ना। फिर बुलंद दरवाज़ा आपका ये है कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी पे बुलंद दरवाज़ा, जिसका जामा मस्जिद का एक तरह से एंट्रेंस है, अकबर ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, हमारे क्या बोलूँ, कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। ठीक है, और फिर आपका तीन दरवाज़ा, ये अहमदाबाद का जो फोर्ट है, कौन सा, वो भादशाह फोर्ट, उसका है ये दरवाज़ा, है ना, तीन दरवाज़ा। ठीक है, तो ए का सेकेंड, ये वाला थर्ड आंसर सही है। चलिए आगे देखें। मीरा मुखर्जी, रामकिंकर बेंच, ध्रुव मिस्त्री, पीवी जानकी रामन, किसने कौन सी चीज़ों से कार्य किया है? तो पीवी जानकी रामन के सामने बिल्कुल मेरे को रिपोज दिख रहा है, ये इन्हीं का है। ध्रुव मिस्त्री के सामने भी बहुत बढ़िया यार, ये तो सब सामने सामने ही दिख रहे हैं, नहीं सामने सामने नहीं दिख रहे। ध्रुव मिस्त्री, इनका आप लोगे वो पॉलीस्टर फाइबर ग्लास। रामकिंकर बेच का कंक्रीट, और मीरा मुखर्जी ने लॉस वैक्स प्रोसेस यूज़ करी थी, बस्तर में रहते आदिवासी उनसे सीखे भी थे, है ना। तो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, रामकिंकर बेंच का संथाल फैमिली आपको सामने ही है, इस प्रोसेस से इन्हें कंक्रीट का है। ठीक है, मीरा मुखर्जी, इनने बहुत से टेक्निक्स लॉस वैक्स प्रोसेस यूज़ करी है, चाहे वो कोलकाता में हो, छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ पे, है ना, ढोकरा जगह पे, और बस्तर इधर। ठीक है, चलिए ध्रुव मिस्त्री के बाद आते हैं हम, ये बहुत अच्छे आर्टिस्टों को मिलाना है। अर्ली रेनेसेंस मतलब प्रारंभिक पुनरुत्थान, हाई रेनेसेंस बरोक, और मॉडर्न, कौन सा किसके हैं? तो ये अर्ली रेनेसेंस मासाचियो, हाई रेनेसेंस माइकल एंजलियो, बरोक के बर्नीनी, और मॉडर्न आर्ट में हम बोलेंगे डाडाइज्म के डचेम्प। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन सही है। अब मासाचियो के फेमस वर्क्स क्या बताएं, याद ही रख लेना है अपने, क्या क्या है, बहुत सारे हैं, ट्रिब्यूट मनी, होली ट्रिनिटी, इनका माइकल एंजलियो का भी पता है, पिएटा है, डेविड है, सिस्टाइन चैपल, लास्ट जजमेंट, ये सब इनका है। बरोक में अब इनका देखो तो फोर रिवर माउंटेन बनाया है, सेंट टेरेसा का एक्सटेटिया, फोलो डेफने, ये सब बनी इन्हें। डचैम्प का देखें तो बहुत रेडीमेड्स बनाए हैं, फाउंटेन बनाया, ब्रिज बनाया, बाइसिकल व्हील, सब इनका है। ठीक है, चलिए रोसो, ब्रांसुसी, रोडिन, माइकल एंजलियो, आगे उनका वर्क दे रखा है, बहुत शानदार वर्क है। देखो रोसो का कौन सा है इनमें से? तो रोसो का आपका है ये हमारे क्या लिखा है, बुक मेकर, बुक मेकर है, ये वैक्स प्लास्टर से बना हुआ है, थर्ड वाला ये, है ना, ये सब बना हुआ है प्लास्टर से, स्कल्पचर बढ़िया। रोसो फेमस इटालियन स्कल्पचर। ब्रांसुसी, ब्रांसुसी का कौन सा है? तो ब्रांसुसी का ये है आपका एडम और ईव, ये बनाया है उनने, है ना, अच्छा खासा लाइमस्टोन बेस पे बनाया उनने स्कल्पचर ये। फिर आते हैं रोडिन, रोडिन का है आपका हैंड ऑफ गॉड, है ना, गॉड का है, मार्बल से बना हुआ है, बहुत फेमस, बहुत सुंदर। और ब्लॉकहेड स्लेव माइकल एंजलियो का, ये भी मार्बल से है। ठीक है, तो ए का थर्ड, ये वाला सेकंड आंसर सही है। चलिए आगे देखें। एबोनी, अर्थवेयर, एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन, किससे क्या चीज़ें बनती हैं? हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख लो। अबनूस, मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, है ना, कौन सी चीज़ किससे बनती है? देखो, तो एबन्यूस, जिसको आप अबोनी कहते हैं, ये जो हमको वुड से, वुड की एक तरह से वुड का टाइप है ना, हार्ड वुड को एबोनी कहते हैं। अब मिट्टी के बर्तन पक्की मिट्टी से बनते हैं। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम क्या है, एक प्रकार का एक तरह से फोरस मटेरियल है, जिसका ये क्या लिखा है, अलोह, अलोह मतलब नॉन फेरस, हाँ तो यही आएगा नॉन फेरस, हाँ नॉन फेरस है ना, ये उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है जैसे, तो ये अलोह। और चूना पत्थर जो कि सेडिमेंट्री, इज़ अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का
सी का सेकेंड नहीं, ए का फोर्थ, बी का 1, ए का फोर्थ, बी का 1, ये रहा, थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए, कार्टून्स, लोगो, बुक जैकेट डिज़ाइनिंग, फिल्म पोस्टर, किसके साथ कौन से आर्टिस्ट एसोसिएट हैं वो देखना है। कार्टून्स, तो कार्टून्स का फेमस कार्टूनिस्ट सामने ही दिख रहे हैं आपको, कौन, मैरियो मिरांडा, बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, इंडियन कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है, बहुत बहुत कुछ कार्य किया है इनने। लोगो के लिए हम देखेंगे पॉल रैंड, जिन्हें फादर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन भी कहते हैं, है ना, उनका बहुत प्यूनर है एक तरह से, बहुत मेन लोगों, IBM, UPS, ये सब उनके मेन लोगोज हैं। बुक जैकेट डिज़ाइन के लिए विलियम एडिसन डिगिंस फेमस हैं, वो एक कैलीग्राफर हैं, ऐसे डिज़ाइनर हैं, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, और इनने ग्राफिक डिज़ाइन का टर्म दिया था। फिल्म पोस्टर्स के लिए जो है हमारे सॉल बास, ये फेमस हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अमेरिकन के हैं, वे उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ये दोनों में है। फिर सी का सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन सही है आपका। चलिए, अब देखते हैं आगे। एडवर्टोरियल, सेंटर स्प्रेड, ट्रांजिट, प्राइम टाइम। अब कौन सी, ये भी ऐड है, कौन सी ऐड कहाँ पे आती है वो देखना है। तो एडवर्टोरियल सबको पता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टोरियल आता है, ठीक है, देख लेना आप क्या होता है एडवर्टोरियल। तो ये ऐसा कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडिटर के अकॉर्डिंग क्या एडवर्टोरियल मतलब एडवर्टाइजिंग प्लस एडिटर के द्वारा बनाएंगे। सेंटर स्प्रेड क्या होता है, पूरे 4 पेजों पे जो मैगजीन में बनता है ये वाला। फिर ट्रांजिट ऐड क्या होता है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया या ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो ऐड होता है वो, तो ये हम आउट ऑफ होम पे ले लेंगे। और प्राइम टाइम ऐड जो एक पर्टिकुलर टाइम पे टीवी में या किसी चीज़ पे के 8 से 10 आ रहा है, ये वाली चीज़ प्राइम टाइम ऐड होती है, तो ये टेलीविज़न पे। तो आप इसका आंसर आप ले लो फर्स्ट वाला, इससे साथ जाएंगे। चलिए, अब आते हैं पिक्सेलेशन, मीडिया प्लानिंग, फिल्म एडिटर, विजुअलाइजर, किसका क्या काम। तो पिक्सेलेशन काय में होता है, पिक्सल्स आपको पता है वो कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। मीडिया प्लानिंग क्या है, मीडिया प्लानिंग बोले तो ऑडियंस को टारगेट करती है। फिल्म एडिटिंग में स्प्लाइजर रहता है। स्प्लाइसर क्या है, एक डिवाइस होता है जो कि फिल्म मतलब जैसे मोशन पिक्चर को स्प्लाइस साथ में प्रेजेंट करता है, तो ये स्प्लाइसर। और विजुअलाइजर का काम होता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट को बनाना, है ना, एडवर्टाइज में जो विजुअलाइजर का काम होता है, ठीक है। तो ये आप किस पे आएंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है ए का फोर्थ की सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका। अब आते हैं, इसको आखिरी क्वेश्चन बचे हैं आपके। पेंटिंग्स है, सामने आर्टिस्ट हैं। ट्रिब्यूट मनी किसका है, मासाचियो का है। कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसका है, कैरावेजियो का है। लास्ट जजमेंट किसका है, माइकलएंजिलो, बहुत कॉमन पेंटिंग्स है। एंजल लिविंग टैबिट टॉयज, रेम्ब्रांड का। तो इसका आंसर क्या है भाई, ए का थर्ड, ये वाला फर्स्ट आंसर। चलिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया इसे जल्दी करूँगी। मिनिएचर, पाल, जेन, थंगकास, किस में क्या चीज़। तो मिनिएचर में एक वसली तकनीक, पाल में पाम लीफ, साफ में दिखनी जिसको हम कहते हैं ताड़पत्र। पतली, जेन मैन्युस्क्रिप्ट पे पतली किसको कहते हैं, उसको कहते हैं, मैं बता रही हूँ, एक मिनट, किसको कहते थे, पतली बोले तो जो कवर होता है ना मैन्युस्क्रिप्ट का, उसको कहते हैं। और ठंगकास जो कि क्लॉथ पे पेंटिंग्स होती है, सिल्क पे, कॉटन पे, ये। तो ए का तो आपका फोर्थ है, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ है लेकिन बी का सेकंड कहीं नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नल एंड वॉइड है, मैंने आपको वो बता दिया, ये गलत है ऑप्शन कोई भी। चलिए, गॉच, एनकॉस्टिक पेंटिंग, टेम्परा, फ्रेस्को, किसने क्या। तो जो गॉच टेक्निक्स हैं ये भी, है ना, गॉच में क्या होता है, एक तरह से बोलेंगे बॉडी कलर भी कहते हैं जिसको। इसमें आपको गम अरेबिक आप मिक्स करके कार्य कर सकते हो। एनकॉस्टिक पेंटिंग, इसमें वैक्स मोम का यूज़ करते हैं, इसको हॉट वैक्स पेंटिंग भी कहते हैं। टेम्परा में हम इसको एग टेम्परा भी कहते हैं, तो एग यॉल्क यूज़ होता है। और फ्रेस्को में कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं रहता है, आप कुछ जो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, आप लाइम प्लास्टर से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो डी का फर्स्ट, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ये, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, उम्मीद है क्वेश्चन आपको हेल्प देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।